नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है। और आज अंकल जी एकेडमी में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का चैप्टर 7 मोटिवेशन, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा कहा जाता है, इसका पूरा कंप्लीट जो कंटेंट है वह आज मैं देने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा, इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है। और एजुकेशन में मोटिवेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और बच्चा अगर मोटिवेट हो जाता है आपकी बातों से, आपके टीचिंग स्किल से, आपके टीचिंग मेथड से, तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उस सब्जेक्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन सी-टेट के एग्ज़ाम में, DSSB के एग्ज़ाम में, KVS के एग्ज़ाम में, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में और डिफरेंट स्टेट के जो सी-टेट हैं उसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि अभिप्रेरणा क्या है और इस पर किस तरह से, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, ये सारी बातें जो है हम आज डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अभिप्रेरणा कहते किसको हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य है उस अवस्था से जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कुछ लोग अपने आप मोटिवेट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अभिप्रेरणा को एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यानी अगर कोई स्टूडेंट को आप मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं या कोई ऐसी कहानी पढ़ता है, तो अंदर से उसमें एक आग उत्पन्न होती है, अंदर से एक लगता है कि नहीं, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वह अगर परीक्षा में 100% मार्क्स ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ, बशर्ते कि उसमें कैपेसिटी हो। और तो यह जो है काल्पनिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी इसको रखा गया, आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया कहा गया है, काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग मोरल एजुकेशन पर क्यों जोर देते हैं, क्योंकि मोरल एजुकेशन में या वैसे लोग जो इस धरती पर आए और कुछ नया काम करके गए, जैसे महात्मा बुद्ध हैं या महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इन लोगों से
इन लोगों की कहानी इसीलिए बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि उनके द्वारा जो की गई चीज़ें हैं उससे बच्चा सीखे, और बच्चा अंदर से अगर मोटिवेट होता है तो वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो इसीलिए यह एक खास उद्देश्य को व्यवहार की ओर ले जाती है। मोटिवेशन एज ए hypothetical internal process that provides energy for behavior and direct it towards a specific goal यानी जो विशिष्ट उद्देश्य है उनको पूर्ति करने के लिए भी मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन एज ए हाइपोथेटिकल इंटरनल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें एनर्जी प्रदान करता है, फॉर बिहेवियर एंड डायरेक्ट इट टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक गोल। आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है अगर आप मोटिवेट होते हैं। तो बच्चे को हमें मोटिवेट करने के लिए उनके व्यवहार में, चूँकि एजुकेशन का मतलब ही होता है व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कई प्रोसेस है, उसमें मोटिवेशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे के व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकते हैं और उसकी अच्छी आदतों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि नंबर 1, अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की एक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों यानी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसको विद्यार्थी आप कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों का मतलब लर्नर से है। लर्नर्स की एक आंतरिक अवस्था, लर्नर शिक्षार्थियों की एक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। नंबर 2 में है, अभिप्रेरणा से शिक्षार्थियों में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा से शिक्षार्थियों में कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अभिप्रेरित होकर के ही वह क्रिया करता है, इसीलिए एजुकेशन में इसका बड़ा महत्व है। तीसरा जो पॉइंट है इसका, शिक्षार्थी में उत्पन्न अभिप्रेरणा, शिक्षार्थी में उत्पन्न अभिप्रेरणा उसके व्यवहार, हाँ, शिक्षार्थी, इससे स्पष्ट होता है, इसमें तीसरा पॉइंट है कि शिक्षार्थी वर्ग में उत्पन्न अभिप्रेरणा व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहता है। अब हम अभिप्रेरणा के अंग के बारे में बताएंगे। अभिप्रेरणा के 3 प्रमुख अंग हैं। उसमें पहला है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद, और तीसरा जो पॉइंट है इसका वह है प्रोत्साहन। तीसरा जो पॉइंट है
वह है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को इंसेंटिव कहा जाता है। आवश्यकता को मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का पहला कदम बताया है। कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित तभी होगा जब उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो। जिस चीज़ की आवश्यकता हो उससे रिलेटेड चीज़ें अगर उसको बताया जाता है तब वह अभिप्रेरित होगा। जैसे भूख है, प्यास है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, प्रभुता है, तो यह जो है आवश्यकता, अगर आपको भूख की है तो आप भोजन की तलाश में रहेंगे, अगर प्यास की है तो पानी की तलाश करेंगे, अगर प्रतिष्ठा की आपको चिंता है तो प्रतिष्ठा कैसे हमारा बने उसकी चिंता करेंगे, सुरक्षा के लिए आप अभिप्रेरित होंगे, प्रभुता के लिए अभिप्रेरित होंगे। दूसरा जो पॉइंट है इसका, अंतर्नोद, जिसको ड्राइव कहते हैं। जब व्यक्ति में किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसकी क्रियाशीलता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी आदमी एक्टिव होता है, अगर ज़रूरत नहीं होती है तो वो पड़ा रहता है। तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का देखो बड़ा महत्व है, क्योंकि बच्चे को अगर छोटे सवाल का भी जवाब दिया है या बड़े सवाल का जवाब दिया है या क्लास टेस्ट में अच्छा करता है तो आप उसको कहते हैं कि भाई अगर तुम मान लो 10 में 10 क्वेश्चन कर देते हो तो तुम्हें हम पेंसिल देंगे या पेन देंगे या कॉपी देंगे या रजिस्टर देंगे। तो इस तरह से टीचर जो है अगर बच्चे पर कुछ खर्च करे या अपने पॉकेट से भी खर्च करना पड़े अगर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो हमें करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारा याद करे और सदा याद करेगा। देखो, जब मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे याद है जब मैं 6 क्लास में था तो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश का सारा पोएम जो बच्चा 1 सप्ताह के अंदर सुना देगा तो उस बच्चे को जो है एक रजिस्टर, एक पतली कॉपी और एक पेंसिल दिया जाएगा, और उसके लिए पूरी कविताएं याद हो गई थी। उसी तरह से संस्कृत वाले टीचर संस्कृत का श्लोक अगर पूरा सुना देगा किताब का, तो वह श्लोक आज से 40 साल पहले जो श्लोक सुने थे, पढ़े थे, वह आज भी याद है। तो यह जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो अभिप्रेरणा में प्रोत्साहन का बड़ा महत्व है, इंसेंटिव का बड़ा महत्व है। बाह्य वातावरण की जिन वस्तुओं द्वारा अंतर्नोद होता है, उससे वह प्रोत्साहित होता है। देखिए, प्राइज का बड़ा महत्व है। इनाम क्यों दिया जाता है? ताकि वह बच्चे मोटिवेट हों। अवार्ड रिवार्ड क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चा मोटिवेट हो और उसे जिस सब्जेक्ट टीचर के द्वारा दिया जाता है वह सब्जेक्ट पढ़ने में उसको मज़ा आता है और दिल से पढ़ता है, क्योंकि उसको टारगेट है कि हमको अवार्ड लेना है या हमें रिवार्ड लेना है। जो प्लेयर होते हैं गेम्स में, प्लेयर को ट्रॉफी मिलता है या मेडल मिलता है, उससे वह बहुत अपने आप को अंदर से उन्हें खुशी होती है और अभी प्रेरित होता है। और जिनको ऐसे लोगों को क्यों पेश किया जाता है, उन्हें को ऐसे लोगों से क्यों मिलवाया जाता है? ताकि उसे देख करके बच्चे प्रेरित हो। अब जैसे हमारे इंडिया के जब ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार ने मेडल लाया था तो उसे देख करके कई अखाड़े खुल गए। तो और वीरेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में लाया था मेडल ओलंपिक में, तो कई बॉक्सिंग का कोचिंग खुल गया। तो इस तरह से जो है मोटिवेट होते हैं किसी को देख करके, उनके क्रियाकलाप को देख करके। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य, ये तो आपका अभिप्रेरणा के अंग हो गया। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा के प्रमुख अंग हैं
नंबर 1 में ये रहेगा, नंबर 2 में ये रहेगा, नंबर 3 में, नंबर 4 में ऑल द एबव, तो ऑल द एबव हो जाएगा। या मान लीजिए ऐसा रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम में बच्चा मान लीजिए 90 प्लस लाता है और उस बच्चे को आप इनाम के तौर पर कुछ रुपये देते हैं या किताब देते हैं, तो इन तीनों में किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रोत्साहन के अंतर्गत आएगा, इंसेंटिव। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने कर्मचारी को जो ज़्यादा काम करता है उनको इंसेंटिव दिया जाता है, तो वह मन लगा करके काम करते हैं। तो इसलिए इंसेंटिव का बड़ा महत्व है और यह सभी क्षेत्र में लागू होता है और उससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब हम आपको अभिप्रेरणा के कार्य के बारे में बताएंगे। अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य। क्योंकि हम लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग पढ़ा रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य, क्या कार्य है? देखो अभिप्रेरणा से क्या होता है, व्यवहारों में शक्ति प्रदान होती है। अभिप्रेरणा से व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल आता है तो स्कूल जाने के बाद उसे बहुत चीज़ सिखाई जाती है, मॉरल एजुकेशन सिखाया जाता है, सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, उसे मोटिवेट किया जाता है। तो सीखने के प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का जो पहला कार्य है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा जो है वह व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है, व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन होता है, जो कि मोटिवेट हो करके कोई भी बच्चा गलत डायरेक्शन में नहीं आए। देखिए मोटिवेशन जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। इसलिए टीचर होने के नाते आपको कभी भी निगेटिव मोटिवेशन नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव देना है। निगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है। इस तरह की बातें शिक्षक के द्वारा कभी नहीं बच्चों के बीच में बोलना चाहिए। तीसरा जो है व्यवहार जो है, इसमें क्या होता है, व्यवहार चयनात्मक हो जाता है, चयनात्मक हो जाता है। यानी अब कौन सा व्यवहार सबसे ज़्यादा, मान लो 3 तरह का व्यवहार है। एक होता है पैर छू के प्रणाम करना, एक हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, एक हाथ हिला करके करना। अगर आप मान लीजिए नेता हैं और हज़ारों के भीड़ है तब तो हाथ हिला करके अभिवादन कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 to 1 आप हाथ हिला करके करेंगे तो वह जो है उत्तम नहीं है। तो व्यवहार चयनात्मक हो जाता है। ये 3 चीज़ें जो है अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य है। अब देखिए अभिप्रेरणा जो है मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार नंबर 1 में है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। और दूसरा होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको कहा जाता है इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो बाह्य और आंतरिक में क्या है। बाह्य अभिप्रेरणा जो है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे मोटिवेट होता है। जैसे एक टीचर क्लास में जाता है, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसके बाद बच्चा उसका अनुसरण करता है, तो वह जो अभिप्रेरित हुआ बाह्य हुआ। लेकिन आंतरिक रूप से बच्चा को अगर अंदर से लगना चाहिए कि हमें इस काम को करना है, या कोई किताब पढ़ता है, किताब पढ़ने के बाद उसके सिद्धांत को, बातों को अंदर से आत्मसात करता है,
तो जो अंदर से अभिप्रेरित होता है, किसी को देख करके जो अभिप्रेरित होता है, दोनों में अंदर से अगर उसे लगा नहीं कि हमको आईएएस करना है या हमें एक अच्छे डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, बाह्य अभिप्रेरणा में यही अंतर है। तो किसी पाठ को सीखने में आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों का बड़ा महत्व है। दोनों का होना, साथ साथ दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा है कि अगर मान लीजिए आप किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को पुरस्कार देते हैं, तो उससे वह अभिप्रेरित होता है, तो बाह्य होता है। लेकिन अंदर से उसे लगता है कि नहीं, हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है, अपने माँ बाप का ऊंचा करना है, और तब वह काम करता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सीखने के अभिक्रिया में प्रोत्साहन का महत्व। सीखने की अभिक्रिया में प्रोत्साहन का क्या महत्व है? सीखने की प्रक्रिया में प्रोत्साहन का महत्व। प्रोत्साहन का मतलब इंसेंटिव है। देखो ना, सीखने की प्रक्रिया में प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है ना। क्योंकि व्यक्ति अगर उसको बार बार किसी चीज़ को सिखाया जा रहा है, उसको बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वह उसके सीखने का जो रफ्तार होगा वह तीव्र हो जाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे को आपने एक पेज याद करने के लिए दिया, वह याद कर लिया, सुना दिया आपको, उसके बदले में एक टॉफ़ी ही दे देते हैं, एक पेंसिल दे देते हैं, एक रबर दे देते हैं, दूसरे बार उसे 2 पेज याद करने के लिए बोलेंगे तो पर वो याद कर लेगा, क्योंकि उसे इंसेंटिव मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो सीखने में भी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का जो महत्व है, सीखने का उद्देश्य, प्रक्रिया के प्रोत्साहन का महत्व पहला नंबर है। सीखने का उद्देश्य, पर्पस और इंटेंट टू लर्न। यानी सीखने का क्या उद्देश्य है, क्यों सीखना, कैसे सीखना, कब सीखना, क्या सीखना। तो यह जो है सीखने की प्रक्रिया में प्रोत्साहन का जो महत्व है, उसमें पहला पॉइंट यही है। कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणा, यह भी एक प्रकार का प्रेरणा है। जो सीखने के उद्देश्य अगर पता हो तभी बच्चा जल्दी सीखता है, और कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीख सकता है। उसके बाद है, किसी विषय पर उद्देश्यपूर्ण ध्यान कई बातों पर निर्भर करती है। छात्रों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। सीखने का उद्देश्य नंबर 1 में छात्रों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। दूसरा जो पॉइंट है, विषय की उपयोगिता पर निर्भर करती है। जो विषय ज़्यादा उपयोगी है उसको बच्चे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, जो ज़्यादा उपयोगी नहीं है उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा है, शिक्षक द्वारा विषय पर दिया गया विशिष्ट निर्देश। शिक्षक द्वारा विषय पर दिया गया विशिष्ट निर्देश। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बहुत बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, मैथ का फियर होता है उनके पास, मैथ फोबिया होता है, साइंस से बहुत डरते हैं। लेकिन मैथ और साइंस के टीचर अगर उसको बहुत ही आसान तरीके से पेश करे तो बच्चा को उसमें भी इंटरेस्ट आ सकता है। इसीलिए सीखने का उद्देश्य जो होता है, छात्रों की आवश्यकता पर डिपेंड करता है, विषय की उपयोगिता पर डिपेंड करता है। अब जैसे बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि हिंदी संस्कृत से आगे कुछ नहीं होने वाला है, साइंस मैथ से ही तुम आगे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो साइंस तो हिंदी संस्कृत को साइड कर देता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के होड़ में लगे रहते हैं। तो यह गलत तरीका है। उसके बाद सीखने की अभिक्रिया में प्रोत्साहन का जो महत्व है, दूसरा नंबर है पुरस्कार और दंड। पुरस्कार एवं दंड।
देखिए, पुरस्कार और दंड का प्रयोग शिक्षक द्वारा किसी विषय को सीखने में अधिक किया जाता है। किसी विषय को सिखाने में, किसी विषय को सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए, पुरस्कार के द्वारा ऐसा देखा गया है कि पुरस्कार के द्वारा बच्चे ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। दंड के द्वारा जो है बहुत कम सीखते हैं। शुरू में छोटे बच्चे तो डर के द्वारा सीखते हैं, लेकिन बाद में बच्चे को पुरस्कार के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। दंड का विधान अब नहीं है। हमारी सरकार भी इसको मान्यता नहीं देती है। पहले तो गुरुजी डंडा मार मार करके सिखाते थे। वह एक ज़माना था जिसमें एजुकेशन बहुत कम लोग ले पाते थे, लेकिन आज के दौर में सभी को एजुकेशन ज़रूरी है। तो हम दंड का प्रावधान को कैंसिल करते हैं और पुरस्कार के माध्यम से बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हैं। तो शिक्षकों द्वारा किसी विषय को सीखने में इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। पुरस्कार जो है वह शाब्दिक पुरस्कार में क्या होता है, प्रशंसा करके आप बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे कोई सामान दे दीजिए, प्रमाण पत्र दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, तब जो है बच्चा सही ढंग से कार्य को करता है। इस थॉर्नडाइक 1935 में तीन समूह बनाए थे और उस पर उन्होंने अपना काम किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अभिप्रेरणा से संबंधित सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक का नाम आप लोग जानते होंगे, क्योंकि लर्निंग चैप्टर में भी उनका हमने आपको बताया था। जब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे उसमें भी उनकी चर्चा हुई थी। तो थॉर्नडाइक 1935 का उन्होंने अध्ययन किया था। मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, उसमें बालकों के 3 सम्मिलित समूह बनाए थे। सम्मिलित समूह उन्होंने बनाया था। पहला जो था, गलती करने पर दंड, गलती करने पर दंड। सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया। दूसरा, सही अनुक्रिया पर, सही अनुक्रिया पर मौखिक पुरस्कार। मौखिक पुरस्कार, मौखिक पुरस्कार का मतलब होता है कि मुंह से बोल करके या ओरली, वाह शाबाश तुमने कमाल कर दिया, ताली बजवा दी उसके नाम से। तो इस तरह से एक ग्रुप था। तीसरा जो था, सही अनुक्रिया पर आर्थिक पुरस्कार। सही अनुक्रिया पर आर्थिक पुरस्कार, यानी कोई बच्चा अगर 95% ले आता है तो उसे इनाम दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा, कॉपी किताब दिया जाएगा या रजिस्टर दिया जाएगा। तो यह जो है सही अनुक्रिया पर आर्थिक पुरस्कार। तो 3 तरह के उन्होंने समूह में बच्चों को बांटा और इसके आधार पर उन्होंने देखा कि गलती करने पर जो दंड दिया जाता है वह बच्चा सीखने की प्रक्रिया में वह कुछ तो चीज़ें सीखा, लेकिन बाद में उसे ये लगने लगा, चूँकि अगर कोई भी चीज़ मन से किया जाता है, दिल से किया जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक लगता है। लेकिन अगर मान लो कोई परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है, तो कुछ समय के बाद वह विलीन हो जाता है। इसीलिए दूसरा जो है, सही अनुक्रिया पर, यानी सही अनुक्रिया करने पर अगर मौखिक
पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा, सही अनुक्रिया पर आर्थिक पुरस्कार। यह बालकों के 3 सम्मिलित समूह में थॉर्नडाइक ने बांटा था। इसके बाद थॉमसन का प्रयोग, थॉमसन ने अलग प्रयोग किया था। थॉमसन का प्रयोग, यह प्रयोग उन्होंने 1988 में किया था। इन्होंने 40 बालकों का समान उम्र, इन्होंने 40 बालकों का एक समूह बनाया जिनका उम्र समान था। इन्हीं समान उम्र वाले बच्चे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और शिक्षा के आधार पर 2 समूह बनाया। शिक्षा के आधार पर 2 समूह बनाया। पहला जो था प्रयोगात्मक समूह, दूसरा था नियंत्रित समूह। जो प्रयोगात्मक से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया और दूसरा नियंत्रित कंट्रोल ग्रुप बनाया। तो जो प्रयोगात्मक समूह बनाया उसमें बच्चे की प्रक्रिया अलग थी और नियंत्रित समूह में जिसको कंट्रोल रखा गया, एक बच्चा को कहा दिया गया कि तुमको जो भी करना है तुम अपने से करके सीख सकते हो, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग, और एक को हुआ कंट्रोल करके नहीं, जो हम सिखाएंगे वही सीखना है। तो बाद में देखा गया कि जो प्रयोगात्मक समूह वाले बच्चे थे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले बच्चे थे, उनका जो है लर्निंग कैपेसिटी वह ज़्यादा बढ़ गया और इनका जो है कंट्रोल में था। तो यह डर करके और अपने मनोदशा को 100% नहीं व्यक्त करके इस तरह का समूह का निर्माण उन्होंने किया। उसमें जो है 20 शब्दों की सूची को सीखने के लिए दिया गया। 20 शब्दों की सूची सीखने के दिया गया और यह कहा गया कि 10 मिनट में ये 20 शब्द जो सुना देगा उसको जो है $3 का पुरस्कार दिया जाएगा। और इधर कहा गया कि 10 मिनट के अंदर विषय को सीखना था। तो जो नियंत्रित समूह वाले थे वह नहीं सीख पाए जल्दी, लेकिन जिधर इनाम रखा गया था कि $3, उसमें अधिकतर बच्चे जो है सीख गए। तो ये होता है पुरस्कार का महत्व। तो पुरस्कार के द्वारा मोटिवेट होना बच्चे का एक गुण होता है और इसीलिए पुरस्कार का इस्तेमाल करना चाहिए। दंड का विधान नहीं है। दंड के द्वारा डर से सीखना वह परमानेंट नहीं होता है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर कोई मोटिवेट होकर के सीखता है तो वह परमानेंट होता है। तो इसमें जो था, जो नियंत्रित समूह में था, नियंत्रित समूह में सिर्फ 3 बालक ही सफल हुए और जो प्रयोगात्मक समूह वाले थे, प्रयोगात्मक समूह वाले में ज़्यादातर बच्चे सक्सेसफुल हो गए। तो यह मोटिवेशन का बड़ा महत्व है। इसके बाद है रेली एंड लीविस। रेली एवं लीविस ने पुरस्कार के रचनात्मक स्वरूप पर बल दिया है। पुरस्कार के रचनात्मक स्वरूप पर बल दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुरस्कार के रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव जो स्ट्रक्चर है पर बल किसने दिया था? तो रेली एंड लीविस नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। शिक्षण के पुरस्कार को रचनात्मक बनाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? शिक्षण के पुरस्कार को, शिक्षण के पुरस्कार को रचनात्मक बनाने के लिए
निम्नलिखित सुझाव हैं, निम्नलिखित सुझाव हैं शिक्षण के पुरस्कार को रचनात्मक बनाने के लिए। निम्नलिखित सुझाव हैं। पहला नंबर है कि छात्रों को शिक्षण में भाग लेने पर ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। छात्रों को शिक्षण में भाग लेने पर ही पुरस्कार देना चाहिए। अगर वह भाग ही नहीं लेगा तो उसे पुरस्कार देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो पॉइंट था, सरलतम कार्य के लिए पुरस्कार नहीं देना। सरलतम कार्य के लिए पुरस्कार नहीं देना, क्योंकि अगर सरलतम कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर पुरस्कार का महत्व घट जाएगा। कोई बच्चा मान लो 50% मार्क्स ला रहा है, उसको भी आप पुरस्कार दे रहे हैं। जो 95 ला रहा है उसको भी आप पुरस्कार दे रहे हैं, और संजोग बस दोनों को सेम पुरस्कार दे रहे हैं, तो 95 वाला जो है डीमोटिवेट हो जाएगा। उसे लगेगा 95% लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 50% में जब पुरस्कार मिल ही रहा है तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो सरलतम कार्य के लिए, सरलतम कार्य से यही सेंस था कि नॉर्मल मार्क्स लाता है उसके बाद भी अगर आप पुरस्कार देते हैं तो वह गलत है। तीसरा था, पुरस्कार तात्कालिक होना चाहिए। पुरस्कार जो है, कोई भी अगर मान लो टेस्ट आप लेते हैं तो वह तात्कालिक होना चाहिए, रिजल्ट निकले, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा अभिप्रेरित होता है। अब आज मान लो टेस्ट दिया और 2 महीने के बाद आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो उस पुरस्कार में मज़ा नहीं है। तुरंत का तुरंत क्विक होना चाहिए, तात्कालिक होना चाहिए। और चौथे नंबर में है, पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए देना चाहिए। पुरस्कार जो है, पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए देना चाहिए। विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट कार्य का मतलब स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक काम करता है, स्टूडेंट के द्वारा होता है या टीचर के द्वारा होता है, तभी देना चाहिए। पुरस्कार के लिए 5वां पॉइंट है, पुरस्कार शिक्षण निष्पादन का स्तर स्पष्ट होना चाहिए। पुरस्कार के लिए शिक्षण निष्पादन स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वह शिक्षण निष्पादन स्पष्ट नहीं होगा तो फिर पुरस्कार का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट जो है वह शिक्षण के पुरस्कार को रचनात्मक बनाने के लिए है। यह निम्नलिखित सुझाव है, इसको ध्यान में रखते हुए कि आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, और बच्चा आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दंड का शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव। दंड का शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव क्या होता है वह भी हम जानें। हालांकि आज के वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि भय कहा जाता है, रामायण में कहा गया कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, बिना भय से प्रीत नहीं लगता है, इसलिए भयभीत होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों को शिक्षक का डर नहीं होगा कि अगर हम गलती करेंगे तो सर मारेंगे, तो वह हो सकता है बार बार गलती करे। ये दंड का भी अपना अलग महत्व है और दंड विधान है। और अगर किसी को अपने पदस्थ अधिकारी से, अब जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिप्टी डायरेक्टर होता है, डिप्टी डायरेक्टर से अगर प्रिंसिपल को डर नहीं हो तो स्कूल सही ढंग से नहीं चलाएगा। अगर प्रिंसिपल से टीचर को डर नहीं हो तो टीचर क्लास में सही काम नहीं करेंगे। अगर बच्चे टीचर से नहीं डरते हैं तो वह भी पढ़ाई सही ढंग से नहीं करेंगे। तो इसलिए डर का बड़ा महत्व है और डर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दंड का शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव, और डर है तभी दंड है। तो दंड का शिक्षा में सकारात्मक
प्रभाव, क्या इसका सकारात्मक प्रभाव है? पहला नंबर है दंड अधिकारियों के प्रति आदर करना सिखाता है। दंड अधिकारियों के प्रति आदर सिखाता है। क्योंकि एक चैनल बना हुआ है और उस चैनल के अंतर्गत जैसे शिक्षा मंत्री है, उसके नीचे डायरेक्टर एजुकेशन सेक्रेटरी है, फिर डायरेक्टर है, फिर एडिशनल डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। तो यह एक चैनल बना हुआ है और सब एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत सभी काम करते हैं। तो एक दूसरे से सभी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर वह भी चीफ मिनिस्टर से डरता है, चीफ मिनिस्टर जो है वह राज्यपाल से डरता है। तो इस तरह की बातें जो है वह एजुकेशन के क्षेत्र में भी है। दंड अधिकारियों के प्रति आदर सिखाता है। दूसरा है दंड छात्रों को अवांछनीय कार्य करने से रोकता है। अवांछनीय कार्य, मान लीजिए कि स्कूल में जाता है, गुटखा पान मसाला खा करके कहीं भी थूक दिया, किसी लड़के से बदतमीजी कर दिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, तो उसके दिमाग में यह डर होना चाहिए कि अगर हम अनुशासन के खिलाफ जाएंगे तो स्कूल से मुझे नाम काट के निकाल दिया जाएगा, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तो इसलिए दंड का यह सकारात्मक प्रभाव है। वो वांछनीय यानी जो हमारे समाज परिवार के अनुकूल नहीं है वह कार्य जो अवांछनीय होता है तो अवांछनीय कार्य से रोकता है दंड। तीसरा है विषय पर ध्यान देना सिखाता है। विषय पर ध्यान देना सिखाता है। क्योंकि देखो, मैथ है या साइंस है या इंग्लिश है, इस सब्जेक्ट से बच्चे अगर डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। जैसे हिंदी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं, अगर उस तरह से साइंस मैथ के साथ करेंगे तो कभी नहीं पास होंगे। इसलिए डर का होना बहुत ज़रूरी है और विषय पर ध्यान देना सिखाता है। और यह भी कि अगर हम नहीं विषय को नहीं पास करेंगे तो हमारे टीचर हमको दंडित करेंगे या रिस्ट्रिकेट करेंगे या क्लास से निकाल देंगे, नाम काट देंगे। तो यह जो है दंड के सकारात्मक प्रभाव है। विषय पर बच्चे ध्यान, विषय को समझना एवं याद करना सिखाता है। विषय को समझना एवं याद करना सिखाता है। क्योंकि दंड के भय से ये बच्चा याद करेगा और किसी चीज़ को समझेगा। टीचर कह दिया कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ और इस पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो पिटाई भी लगेगी, हम क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत। तो बच्चा 100% ध्यान दे करके सुनेगा और उसे लगेगा कि नहीं ये सर जो है बीच बीच में सवाल पूछते हैं और उसके बाद वह सही ढंग से जवाब देगा। तो यह जो है दंड का शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव है और दंड का विधान होना ज़रूरी है। अगर दंड नहीं होगा तो बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह तो पॉजिटिव चीज़ें हो गया, सकारात्मक प्रभाव। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। दंड का नकारात्मक प्रभाव क्या है? दंड का शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव में है नकारात्मक प्रभाव में छात्रों में शिक्षक के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होना। ये निगेटिव अप्रोच है। अगर शिक्षक मान लो क्लास में मारता है, पीटता है, अपशब्द का प्रयोग करता है तो बच्चा में उसके प्रति जो है द्वेष भावना हो जाती है और बच्चा वैसे शिक्षक को दिल से कभी सम्मान नहीं करता है।
क्योंकि सोचता है कि टीचर क्लास में गाली देता है, पीटता है, तो ऐसे टीचर को उस समय डर से चुपचाप रहेगा। कई ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में एक अक्षर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आ करके गेट पर बोल दिया कि सभी बच्चे तुम शांत रहोगे, एक भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद जो है वह बच्चा चुपचाप शांत है कि चलो इसे मार खाने से बढ़िया है कि चुपचाप शांत रहना ही है। और कभी कभी जो है बच्चों में संवेग की मात्रा जो है बढ़ जाती है। और संवेग कई तरह के होते हैं। संवेग जो है गुस्सा आना, कई बार ऐसा होता है कि आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि बच्चे ने शिक्षक को पीट दिया, रास्ते में घेर करके 4 बच्चे मिल करके पीट दिए। तो यह परिस्थितियाँ वही संवेगात्मक, यह जो संवेग होता है वह निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तीसरा चीज़ है कि बच्चे पढ़ाई से उदासीन हो जाते हैं और ड्रॉप आउट। बहुत बच्चे जो है 7वीं 8वीं पढ़ करके क्लास से नाम ही कटवा लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। टीचर द्वारा इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है। पहले के ज़माना में ऐसा बहुत होता था कि पहली क्लास में 100 बच्चे हैं, 10वीं तक में वह जो है 100 बच्चे जो है 15 बच्चे में सिमट जाते थे। कोई फोर्थ क्लास तक पढ़ के छोड़ दिया, कोई 5th, कोई 6th, कोई 7th। तो इस तरह से प्रक्रिया होती थी। या जो ये 6ठी से 8वीं तक के बच्चे को जो पास करने के पॉलिसी नहीं था, तो बच्चे जो है इस दरमियान में बहुत बच्चे ड्रॉप आउट होते थे और घर बैठ जाते थे, कोई गलत काम करते थे, कोई कुछ करते थे। तो यह जो था नो डिटेंशन पॉलिसी जब आया तो बच्चे किसी तरह से खींचते वो 10वीं तक तो पहुंच ही जाते हैं। और कुछ बच्चे जो बिल्कुल 100% नालायक हैं, और सरकार भी इस पर ध्यान देती है, मिड डे मील दिया या और भी प्रोग्राम, स्कॉलरशिप दिया, लेबर कार्ड का पैसा दिया, ताकि बच्चे जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि जब लगा रहेगा आदमी तो कुछ न कुछ कर ही लेगा। तो पढ़ाई के उदासीन हो जाते हैं पढ़ाई से, तो यह जो है। और छात्रों में निगेटिव प्रभाव होता है। छात्र में चिंता, भय और क्रोध आदि उत्पन्न हो जाते हैं और बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी कभी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कुछ बच्चे, लड़कियां विशेष रूप से, अगर टीचर ने कस के डांट दिया तो सिर्फ डांटने पर रोने लग जाती हैं। लड़के तो नहीं रोते हैं, लेकिन लड़कियां जो इमोशनल ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये निगेटिव इफ़ेक्ट है दंड का। और दंड से जो है बच्चों में एक और चीज़ होती है, उसका मनोबल जो है, मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाता है और उसे लगता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको बार बार गलतियां होती है। तो यह जो है निगेटिव इफ़ेक्ट है। पॉजिटिव तो आपको बता ही दिए, निगेटिव इफ़ेक्ट है। अब आगे देखते हैं। दंड के संदर्भ में थॉर्नडाइक क्या सुझाव था, इसके बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या सुझाव दिया था, क्या सजेशन दिया था कि दंड को पॉजिटिव रखा जाए या निगेटिव रखा जाए। तो दंड से पूर्व पहला सुझाव इनका था कि दंड से पूर्व शिक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि किस प्रकार का दंड दिया जाए, ताकि बच्चे तनाव में भी नहीं आए, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो
और भी जो निगेटिव एस्पेक्ट है वह नहीं हो। तो इसीलिए दंड से पूर्व शिक्षक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार का दंड देना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट को अभी सरकार ने भी, भारत सरकार ने ही मना कर दिया है और दूसरे देशों में भी बिल्कुल मना है। दूसरा है, बच्चों को शिक्षक के द्वारा अच्छे आदतों के बारे में बताना चाहिए। बुरी आदत से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। यह भी नहीं तो अगर गंदी आदत करोगे तो तुम्हें उसके लिए दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको शिक्षक को बताना चाहिए। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के दंड की घोषणा पहले ही कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे बंक मारने की आदत होती है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, 1 दिन आया, 2 दिन गायब, 3 दिन आया, 6 दिन गायब। तो ऐसे बच्चे के लिए एक प्रोविज़न होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर का या टीचर का कि अगर तुम 1 दिन स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हें 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह का पनिशमेंट। लेकिन अगर यह पनिशमेंट में भी बच्चे में चोरी की आदत हो जाती है और घर से पैसा चुरा करके लाएगा, पेरेंट्स को बुलाना या कुछ इस तरह की सज़ा होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो यह जो है घोषणा पहले कर देना चाहिए, तो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे और उसके अनुसार दंड से बचने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो बच्चों, आज अभी प्रेरणा में इतना ही बातें आपको बताया गया है। फिर पार्ट 2 में अभी प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे और भी कुछ चीज़ें, उसमें और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट में जाइए। इसके पहले जो है बहुत सारे वीडियो हमने चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी पर बनाया है, जिसे आप देखें। अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हों या DSSB की तैयारी कर रहे हों, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, या और भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।